अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। मैं हूं एनी खान और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराकर एशिया कप जीत लिया। एशिया कप T20 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार पाक भारत फाइनल में भारत फातेह रहा। फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर आउट हो गई। जवाब में भारत ने हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इससे पहले पाकिस्तान की पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर आउट हुई। आपको बताएं, भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराकर एशिया कप जीत लिया। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार पाक भारत फाइनल मैच में भारत फातेह करार पाया। पाकिस्तानी टीम पहले खेलते हुए 19.1 ओवर में 146 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। साफजादा फरहान ने 38 गेंदों पर 57 रन की इनिंग खेली। साइम अयूब 113 के मजमूई स्कोर पर 14 रन बनाकर कुलदीप का शिकार बने। साइम अयूब के बाद मोहम्मद हारिस बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। 126 के स्कोर पर फखर जमान पे वरुण की गेंद पर 46 रन बनाकर कैच आउट हुए। 131 के स्कोर पर हुसैन तलत 1 रन बनाकर आउट हो गए। सलमान अली आगा 8 रन, शाहीन अफरीदी और फहीम अशरफ बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज ने 6 रन बनाए। भारत की जानिब से कुलदीप यादव ने 4 विकेटें हासिल की। बुमराह, वरुण और अक्षर पटेल ने 2 विकेटें हासिल की। एशिया कप फाइनल के बड़े मैच में पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर एक बार फिर नाकाम हुआ। पहली विकेट पर 84 रन की शिराकत बनाने वाली पाकिस्तानी टीम ने सिर्फ 62 रन के इजाफे पर तमाम विकेटें गंवा दी। दूसरी विकेट गिरने के बाद पाकिस्तानी बैटर्स की लाइन लग गई और आखिरी 8 खिलाड़ी सिर्फ 33 रन पर ही आउट हुए। मोदी सरकार 6 जंगी जहाज गिरने का जख्म भूल न सकी। मुआरका हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार मजीद घटियापन, हठधर्मी और तासुब पर उतर आए। मोदी ने जेंटलमैन गेम क्रिकेट को भी अपनी घटिया सियासी सोच से गंदा कर दिया। एशिया कप जीतने के बाद मोदी सरकार की इमा पर भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। यूं भारत मेगा इवेंट जीतकर भी हार गया। इसे ट्रॉफी उठाना नसीब न हुआ। भारतीय टीम खड़ी इंतजार करती रह गई। इंतजामिया एशिया कप की ट्रॉफी अपने साथ ले गई। बीसीसीआई ने एसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रॉफी न लेने से आगाह किया। मोहसिन नकवी भी डट गए और भारतीय हठधर्मी कबूल करने से इनकार कर दिया। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल स्टेज पर मौजूद रहे। रनर अप टीम को इनामात दिए। भारतीय टीम किसी और ऑफिशियल से भी ट्रॉफी वसूल न कर सकी। भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने इंफरादी हैसियत में अपने अवार्ड वसूल किए। भारतीय क्रिकेट टीम की हठधर्मी के बायस फाइनल तकरीब ताखीर का शिकार हुई। तारीख में पहली बार फाइनल तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म कर दी गई। भारतीय खिलाड़ियों को बगैर ट्रॉफी ही फोटो सेशन कराना पड़ा। एशिया कप में मजमूई तौर पर भारतीय टीम का रवैया मायूस कुन और मुतअस्सबाना रहा। इसी पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, जब से एशिया कप 2025 शुरू हुआ है, भारत की जानिब से मुसलसल ऐसा ही रवैया इख्तियार किया गया। क्या कहेंगे खेल के साथ इस तरह की हरकतें भारत की जानिब से? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि भारत ने जेंटलमैन क्रिकेट को खराब किया है, जेंटलमैन गेम को खराब किया है। और मैं समझता हूं कि जो क्रिकेट की रवायात थी वो बहुत ज्यादा इस एशिया कप में हमें टूटती हुई नजर आई हैं। और अगर भारत की बात की जाए तो स्टार्ट भारत से हुआ कि टॉस पे पहले उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम वेट करती रही, उन्होंने फिर पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया। और भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज इस एशिया कप में हमें देखने को मिली। एंड पे आप देखिए कि किस तरह से मोहसिन नकवी साहब से उन्होंने ट्रॉफी भारतीय इमा पे वसूल नहीं की। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि मोदी सरकार की वजह से ये सब कुछ उन्होंने किया। और मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली भारत की शिकस्त है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान जिस तरह हारा था और जिस तरह से हम पूरी कौम मायूसी का शिकार थी, भारत ने एक बार फिर अपने छोटेपन का मुजाहरा करके हमें शायद ये बताया कि वो बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही नीच है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमने अब इसका जवाब देना है। और इसका जवाब जब तक हम नहीं दे सकते तब तक हम मेरा ख्याल है कि हमें अब क्रिकेट से भी जो हमारी मोहब्बत है वो तो रहेगी रहेगी। लेकिन लुकमान, अब हमें जीत के दिखाना होगा। और जब हम जीत के दिखाएंगे, आगे आईसीसी का वर्ल्ड कप आ रहा है, वहां पे अगर हम जीतते हैं, वहां पे जयशाह ट्रॉफी देंगे। तो इस तमाम तर जो इवेंट है, ये जब तमाम तर एशिया कप के इवेंट्स हुए, इसका जवाब अगर हम अपनी जीत के साथ देंगे और ये तमाम तर चीजें रिपीट करेंगे तो तब जाके इंडिया को इसका सही जवाब मिलेगा। हसनैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो जीत के साथ जवाब दिया जा सकता है वो तो उसका अलग ही माहौल होगा और इसी तरह से होना चाहिए। लेकिन खेल में हार जीत होती रहती है और ऐसा हुआ कि कोई एक हारता है, कोई एक जीतता है।
और खेल का ये हिस्सा होता है, लेकिन भारत की जानिब से ये सब कुछ जो प्लान के तहत किया जा रहा है, प्री मैच और पोस्ट मैच इंटरव्यूज भी अलग अलग प्रेजेंटर से कराए गए, फिर उससे पहले जो कुछ भारतीय कप्तान ने किया, फिर कल रात को जो तमाशा लगाए रखा, ये सब पर क्या इसकी पूछताछ नहीं होनी चाहिए आईसीसी की जानिब से? देखिए, इसकी पूछताछ तो बिल्कुल होनी चाहिए, और वो जो 10 मई का पाकिस्तान का उनको जवाब था, अब वो जवाब उनको हजम नहीं हो रहा। इससे पहले भी इंडिया जीता है, लेकिन इस तरह की हमने ट्विटर के ऊपर कभी कंग्रेचुलेशन नरेंद्र मोदी की भी नहीं देखी। मसला ये है कि उनको इतनी ज्यादा उस शिकस्त का अभी तक गम है कि वो उसको बुला नहीं पा रहे, और उसको वो क्रिकेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उसको क्रिकेट के साथ कंपेयर ना करें तो ज्यादा बेहतर है। जंग को जंग रहने देते, वहां पे आप जवाब दे नहीं सके, आप तमाम तरह से क्रिकेट के साथ कंपेयर कर रहे हो। और आपने जो कहा ना कि ये भारत की हठधर्मी है, ये बेसिकली नरेंद्र मोदी की हठधर्मी है, ये भारतीय मीडिया की हठधर्मी है। भारतीय मीडिया ने जो नैरेटिव बनाया, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम को डायरेक्ट अमित शाह और बहुत गहरे जख्म है हसनैन लियाकत, वो जख्म अभी तक मोदी चाट रहा है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की। सर, क्या खेली पाकिस्तान टीम और मुसलसल इस टूर्नामेंट को कैसे खेले? जैसे तैसे भी हम रेंगते फाइनल तक पहुंच गए, और फाइनल में हमारे प्लेयर्स ने, हमारे बॉलर्स ने, हमारे कैप्टन ने क्या किया सर? देखिए, बेसिक चीज ये है कि पाकिस्तान की टीम फाइनल पे डिजर्व ही नहीं करती थी फाइनल में पहुंचना, क्योंकि जो बाकी टीमें थी, जिस तरह श्रीलंकन टीम है, इवन बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान से बेटर उन्होंने बैटिंग की है। अब देखें कि जो ट्राई नेशन सीरीज हुई है इस एशिया कप से पहले, उसमें भी आपकी जो बैटिंग लाइन है वो स्ट्रगल करती रही है। फिर उसके बाद बहुत मुश्किल आप एशिया कप ट्राई नेशन सीरीज जीते हैं, फिर एशिया कप में आप आ जाएं। आप यूएई की जो 2 बॉलर थे, उनके पास हैदर अली और जुनैद सिद्दीकी, आपकी बैटिंग लाइन उनके खिलाफ 10 ओवर नहीं खेल सकती थी। 6 टॉप के बैट्समैन 2 दफा उनके खिलाफ 10 ओवर खेलने में नाकाम रहे हैं। फिर उसके बाद अफगानिस्तान का आपसे ना राशिद खान खेला जाता है, ना मुजीब खेला जाता है, ना फजल फारूकी खेला जाता है। फिर आगे आप बांग्लादेश के खिलाफ आप देख लें कि आपके पहले जो 7 ओवर में आपके 6 बैट्समैन आउट हो गए। श्रीलंका के खिलाफ भी यही कंडीशन थी, आपके टेल एंडर ने आपको मैच में इन किया। तो अब इंडिया के खिलाफ एक दफा फिर यानी कि 85 रन का आपको स्टैंड मिला है। उसके बाद 112 रन पे एक खिलाड़ी आउट है, 146 रन पे 8 ओवर में, यानी कि 33 रन में आपने 9 विकेटें गवा दी। तो इसका मतलब है कि आपकी तो प्रिपरेशन है ही नहीं, आप तो फ्लू क्रिकेट खेल रहे हैं। और जब तक आप ये फ्लू क्रिकेट खेलते रहेंगे, आप उस वक्त तक किसी भी जो वर्ल्ड की ग्रेट टीम है या टॉप टीम्स है, जिसमें वर्ल्ड की जो 6 टॉप टीम्स है, आप उनको कम्पीट नहीं कर सकते। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जो पूरा साल जो टॉप की टीमें हैं, उनके खिलाफ क्रिकेट ही नहीं खेलते हैं। आप एसोसिएट टीम्स के खिलाफ क्रिकेट खेल रहे हैं। कभी आप आयरलैंड के खिलाफ खेल रहे होते हैं, कभी जिम्बाब्वे के खिलाफ, कभी आप खेल रहे होते हैं उसके अफगानिस्तान के खिलाफ या यूएई के खिलाफ। तो आपने तो जो आखिरी टेस्ट सीरीज है एक अच्छी रिकॉग्नाइज टीम के खिलाफ, वो आपने दिसंबर में लास्ट ईयर खेली थी। अब अगले साल, इस साल दिसंबर में 1 साल के बाद दोबारा खेलेंगे। तो ये तो आपका ये देखिए तैयारी का लेवल है, तो फिर आप अच्छी टीम को कैसे कम्पीट कर सकेंगे? अब्दुल रऊफ साहब, यही मसला है, लेकिन हम कप्तान पर भी बात करना चाहेंगे। काफी ज्यादा डिबेट चल रही है कि कैप्टन सही वक्त पर सही फैसले नहीं ले पाते, किससे ओवर कब करवाना है ये डिसाइड नहीं कर पाते। बहुत सारे बॉलर्स ऐसे हैं, जैसे कुलदीप ने 4 विकेटें हासिल की इसी मैच के अंदर, लेकिन हमारे पास नवाज थे, उनसे सिर्फ 1 ओवर करवाया गया, उसमें भी 6 रन दिए, लेकिन उनसे ओवर्स नहीं करवाए गए। जबकि जिसको मार पड़ रही थी हारिस रऊफ, उनसे सारे ओवर करवाने की कोशिश की गई है। इस पर क्या कहेंगे? लेकिन बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और कैप्टन को डेवलप कैसे होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि ये कैप्टन खराब है। आपका कैप्टन पिछले मुझे 10 साल में बताएं कौन सा अच्छा कैप्टन आपके पास आया है? तो इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन है ही नहीं ग्रास रूट पे। आप कैप्टन को डेवलप ही नहीं करते। जो कैप्टन होता है उसको डेवलप करना पड़ता है। आपके जो आपका फर्स्ट क्लास या ग्रास रूट स्ट्रक्चर होता है वहां पे। आपका बाबर आजम मुझे बताएं उसने क्या कैप्टनसी की है पिछले 8-10 साल में? तबाह किया उसने क्रिकेट को। इसी तरह रिजवान ने क्या कैप्टनसी की है? उसी तरह की ये कैप्टनसी, यानी कि एक लेगेसी है जिसका सिलसिला जारी है। ये सलमान आगा कर रहा है। फ्रॉम नोवेयर आप पकड़ के बगैर किसी एक्सपीरियंस के जब आप इनको कैप्टन लगाएंगे तो वो तो अपने नर्व भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो नायल ये ब्यूरोक्रेट बिठाए हुए हैं, जो सिफारशी को टोला यहाँ पे लाके बिठाया हुआ है, वो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि हमारे क्रिकेट के मसाइल क्या हो। ये जो कैप्टन का प्रॉब्लम भी है, ये क्योंकि मैं 8-10 साल पाकिस्तान के एक बड़े रीजन का कैप्टन रहा हूँ, मुझे इनके सारे प्रॉब्लम्स का पता है कि ये किस तरीके से ये जो कोचेज हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड निचले लेवल पर रीजन में भेजता है
वहां पर वो हर चीज अपने हाथ में रखते हैं, ना ये टास्क करने देते हैं कैप्टन को। टास्क के बाद डिसाइड बॉलिंग बैटिंग का ये खुद करते हैं, पिच खुद रीड करते हैं, ये हैवी रूल का फैसला ये करते हैं कोचेस। उसके बाद इनिंग डिक्लेरेशन का फैसला ये खुद करते हैं। तो मुझे बताएं कि आपका कैप्टन कैसे ग्रूम होकर पाकिस्तान को लीड करेगा ऊपर जाके। तो ये है बेसिक इश्यूज है। आप ऊपर वाले की बात ना करेंगे उसने क्या किया, जब तक हम फंडामेंटल बेसिक जो हमारे प्रॉब्लम्स है ग्रास रूट की हम उनको सेटल डाउन नहीं करेंगे। और ये जो सिफारशी टोला है, ये ब्यूरोक्रेट्स का, और ये जो नायल लोगों के बेटे भतीजे भांजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बिठाए हुए हैं आप लोगों ने, जब तक आप इनको निकाल कर मेरिट पर और एजुकेशन पर लोगों को नहीं लाएंगे तो आप इसी तरह हम बार बार होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद रहे। आप सबका शुक्रिया। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आंजी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक जहांगीरी के वकील मुनीर मलिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को मुअत्तल करने की सदा की, जिसे अदालत उज़्मा ने मंजूर कर लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस और दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद को नोटिस जारी करते हुए केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास यह मामला सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उबूरी हुक्म की हद तक है। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह करार दे चुकी है कि किसी जज को जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। साथ ही उन्होंने निशानदेही की कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को बुलाया गया है। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए कि इस सवाल पर दोनों जानिब के वकला तैयारी के साथ आए। उन्होंने इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ दायर दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात मौजूद थे तो रिट पिटीशन पर नंबर कैसे लग गया। मुनीर मलिक ने मौकिफ अपनाया कि हाल ही में जस्टिस जमाल खान ने यह फैसला दिया था कि एक जज के खिलाफ दूसरे जज की तरफ से रिट जारी नहीं की जा सकती, जिस पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि आप जिस केस का हवाला दे रहे हैं उसके हकायक मुख्तलिफ थे। जजेस के खिलाफ बरतरफी की शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। जुडिशल काउंसिल इजलास में जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को तलब किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को तलब, जिसमें जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल काउंसिल इजलास में जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दी। एडिशनल सेशन जज नसर मिनल्ला बलूच की अदालत में केस की समाअत हुई, जहां गंडापुर के वकील राजा जहूर उल हसन ने वारंट मनसूखी की दरख्वास्त दी। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत की और केस की मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। ये मुकदमा थाना गोलड़ा में दर्ज है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की खैरियत भी दरियाफ्त की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई से मुलाकात। बानी पीटीआई से मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में तवानाई शोबे पर अहम गुफ्तगू हुई। IMF ने बिजली चोरी और नुकसानात रोकने का प्लान, डिस्कोज की गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात और कैपेसिटी चार्जेस में कमी की तजावीज़ तलब की। पाकिस्तानी हुकाम ने वफ्द को यकीन दहानी कराई कि गर्दिशी कर्ज मुकर्रर 6 साल हदफ से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। इस मकसद के लिए बैंकों से 1225 अरब रुपए के कर्ज का मुआहदा तय पा गया, जिससे सार्फिन पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा। हुकाम के मुताबिक अदायगियाँ पहले से आए ₹3.23 फी यूनिट सरचार्ज से की जाएंगी, जबकि इजाफी बिजली, सनती शोबे और क्रिप्टो माइनिंग में इस्तेमाल की जाएगी। IMF वफ्द तारफी सेशन के लिए वजारत खजाना पहुंच गया, जहां वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, सेक्रेटरी फाइनेंस, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और बोर्ड मेंबरान ने शिरकत की। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक वफ्द को मैक्रो इकनॉमिक आदाब, टैक्स मुहासिल, मालियाती कारकर्दगी और आलमी एजेंसियों की जांच से पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी से आगाह किया गया। इजलास में सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों ने भी डाटा फ्राहम किया, जबकि वक्त को हालिया सैलाब खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में होने वाले नुकसानात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। नान रोटी की कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिला इंतजामिया को नानबाइयों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को 30 सितंबर को नानबाई एसोसिएशन से मुलाकात की हिदायत कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, तबाकुन सैलाब के बाद आटे और गंदम की कीमतें बढ़ गई। वकील नानबाई एसोसिएशन ने बताया, डिप्टी कमिश्नर ने खदशात सुनने से इनकार किया। अदालत ने केस 1 अक्टूबर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी फैसला जारी किया। नानबाई एसोसिएशन की तरफ से बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी पेश हुए।
10% हकदार बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में फ्री तालीम के कानून पर अमल दरामद का केस। प्राइवेट स्कूल ने कितने हकदार बच्चों को फ्री तालीम दी? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने दरख्वास्त पर एक सफ़े का ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स की रेगुलेटरी बॉडी पैरा रिपोर्ट जमा कराए। रिपोर्ट में बताएं कितने हकदार बच्चों को फ्री तालीम प्राइवेट स्कूल्स ने दी है। एक सफ़े का ऑर्डर जारी कर दिया गया। सिंध हाईकोर्ट में निजी डाटा लीक केस की समाअत दौरान साइबर क्राइम एजेंसी NCCI की जांच से कार्रवाई में ताखीर पर अदालत ने शदीद बरहमी का इज़हार किया। अदालत ने वाज़ेह किया, पहले ही हुक्म जारी किया जा चुका, ज़ाती डाटा लीक के केसेस में मुतासिरीन के लिए रुकावटें न खड़ी की जाएं। जस्टिस उमर सियाल ने NCCI रिपोर्ट को गैर इत्मीनान बख्श करार देते हुए सेशन जज जनूबी को हिदायत दी कि वह मामले को कानून के मुताबिक आज ही हल किया जाए और पेशरफ से हाई कोर्ट को आगाह किया जाए। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।